हे एवरीवन, तो हम कर रहे हैं क्लास 8 की कॉर्डोवा पब्लिकेशन की साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। सो यहाँ यहाँ तक हम कर चुके थे पेज नंबर 29। ये हम चेक कर चुके हैं, आप फर्स्ट पार्ट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज से। सम ऑफ द मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन वी फॉल इल द डॉक्टर गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जब हमारे पेट में दर्द होता है, जब छोटे बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उनको लैक्टोबैसिलस सिरप दिया जाता है। ठीक है, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, दैट मीन्स गुड बैक्टीरियाज उनको दिए जाते हैं। तो वो भी क्या है, वो बैक्टीरियाज ही तो हैं जो हमारे पेट में जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स का है, यहाँ पर भी हम मेडिकेशन के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या फिर हम कुछ कैप्सूल्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, या फिर इंजेक्शन हमें दिए जाता है अगर हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है। ठीक, तो वो एंटीबायोटिक्स जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं। द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? बेसिकली वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, मतलब वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हो रही है ना, उसकी जो ग्रोथ है उसको कम कर सके। जब हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो दैट मीन्स जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं, है ना, उनकी ग्रोथ को कम करना, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करना और उनको कम्प्लीटली ख़त्म करना उन मेडिसिन का काम होता है। ठीक है, अब ये जो मेडिसिन होती हैं, इनमें ये क्या होती हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और या फंजाई, जो कि हेल्प करते हैं उन पैथोजेंस को ख़त्म करने में। वो पैथोजेंस क्या हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो हमें डिजीज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका गला ख़राब हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ खाना छोड़ देते हैं। तो वो क्या है, फिर हमारी अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो हमें बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है, हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेडिकेशन लेना पड़ता है डॉक्टर से। तो वो मेडिकेशन क्या करता है, बेसिकली जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है पैथोजेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनको किल करता है, उनको ख़त्म करता है। जैसे जैसे वो किल होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, हमारा गला ठीक होता रहता है और हमारा बुखार भी उतर जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी जो मेडिसिन है ये वर्क करती है। द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इनका जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। आजकल बैक्टीरिया और फंजाई से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जा रही हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, Auramycin and chloromycetin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन के नाम हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जा रही हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज पेंसिलिन। ये आपको पता होना चाहिए कि पेंसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि फंगस को यूज़ करके बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम जो था वो था पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। अब एंटीबायोटिक्स को हम मिक्स करते हैं जब जो हम पोल्ट्री फार्म्स होते हैं ना, आई मीन जहाँ पर हमारे पास फार्म्स में एनिमल्स होते हैं, तो उनको भी हम ये एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, चेक करने के लिए कि उन एनिमल्स में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। ये हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें बहुत अच्छे से हमने उसको स्टडी किया था उस चैप्टर को, और उसमें भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उनको वीडिसाइड्स दिया जाता है, मतलब हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। तो अगर आपके प्लांट को कोई डिजीज़ लग गई है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं, राइट। नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। अब प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं? एक तो हमें हमेशा किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू ही लेना चाहिए, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया तभी लेना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं लेना चाहिए। वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स। इसका एक कोर्स होता है 3 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, वो कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि वो जितनी भी जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है ना आपके अंदर प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। इसलिए वो आपको कोर्स बताता है कि 3 दिन का कोर्स है, ये 5 दिन का कोर्स है, ये 7 दिन का कोर्स है। तो कोर्स का मतलब ये होता है कि वो कम्प्लीटली किल होने में उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना टाइम लगेगा,
ठीक है। वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज। जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर ने आपको 1 गोली खाने के लिए कहा लेकिन आपने 2 गोली खा ली, आपको लगा कि मैं 2 गोली खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी। ऐसा नहीं है। अगर आपने ज़्यादा डोज ले ली तो उसका आपको इन्वर्स इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब उल्टा इफेक्ट भी आपको हो सकता है। इट मे मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीड इन फ्यूचर। अगर हम ऐसा करेंगे कि हम ज़्यादा डोज ले लेंगे या फिर जब हमें ज़रूरत नहीं है तब भी अननेसेसरी हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है उसको वीक कर रहा है और इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम पर असर नहीं करेगी। ठीक है। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक अननेसेसरीली ले रहे हैं तो जो गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में उनको भी वो किल कर देगा, जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए हार्मफुल रहेगा, हम फिर से बीमार हो जाएंगे। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स तब कभी नहीं लेनी चाहिए जब हमें नज़ला और खांसी हो रहा हो, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो। दिस इज़ बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस। क्योंकि एंटीबायोटिक्स उन चीज़ों के अगेंस्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है जो कि वायरस से होती हैं हमें डिजीज़ेज। आपने देखा होगा कि कोरोना के लिए भले ही जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था और उसकी मेडिसिन नहीं आई थी, तब ये था कि उसकी मेडिसिन आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेडिसिन के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है और उनकी डेथ हुई है। उसका रीज़न ये बताया गया है कि उसके बाद 3 महीने तक उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, तो इस वजह से उनकी डेथ हो रही है या वो बीमार हो रहे हैं या उनको कोरोना हो रहा है। लेकिन रीज़न क्या है कि जब भी हम कोई भी मतलब जब हम वायरस की कोई दवाई लेते हैं तो उसमें वो इफ़ेक्टिव नहीं है एंटीबायोटिक कोई भी। इसीलिए ड्यूरिंग कोरोना वायरस हमने क्या लिया है, विटामिन्स लिए हैं, है ना, मल्टीविटामिन की गोलियां खाई हैं, कैल्शियम आयरन खाए हैं। ये सब चीज़ें क्यों खाई हैं हमने? हमने एंटीबायोटिक क्यों नहीं खाई है? हमने अपनी डाइट का क्यों ध्यान रखा है? हमने इतने सारे काढ़े क्यों पिए हैं? उसका रीज़न सिर्फ यही था कि वायरसेस में कोई भी एंटीबायोटिक चलती नहीं है। अगर कोई बीमारी है वायरस के थ्रू हुई है तो उसमें कोई भी एंटीबायोटिक दवा नहीं चलेगी। अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तब आपकी जो एंटीबायोटिक है वो चल जाएगी, बट इन केस ऑफ वायरस नहीं चलेगी। इसीलिए कोरोना के केस में एंटीबायोटिक नहीं काम आई। Now, production of vaccines. Microorganisms are used in the production of vaccines which protect humans and other animals against several diseases by providing immunity against the concerned disease. तो बहुत सारी मेडिसिन में भी वैक्सीन्स में भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ताकि वो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखे और डिजीज़ से लड़ने में उनको हेल्पफुल रहे। द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेसिस्ट अ डिजीज़ इज़ नोन एज इम्यूनिटी। किसी भी डिजीज़ को कितने टाइम तक आप रेसिस्ट कर सकते हो, आपकी बॉडी कब तक रेसिस्ट कर सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगी कोरोना का ही। कोरोना वायरस में जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिकॉशन लिया और घर से बाहर नहीं निकले, या फिर घर से बाहर कुछ ऐसे भी थे जो घर से बाहर नहीं निकले लेकिन उसके बाद भी उनको कोरोना हो गया। वो उस केस में हुआ है कि बाहर से कोई डिलीवरी आई है, उसको आपने प्रॉपरली उसको मतलब अलग नहीं रखा या हैंड वॉश नहीं किया, उस केस में हुआ है उन लोगों को। लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छे से एहतियात रखी है कि बाहर से आने वाला बिल्कुल अलग रहा है और जो घर के मेंबर थे वो बिल्कुल अलग थे, बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम आयरन रेगुलर ली गई, काढ़ा रेगुलर लिया गया, तो उनको बिल्कुल भी कोरोना नहीं हुआ है। दैट मीन्स उनकी इम्यूनिटी बनी रही। ठीक है। इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़ कैन बी डेवलप्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अगर हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें उसका वैक्सीनेशन लेना होता है। जैसे कि कोरोना के लिए वैक्सीनेशन आया, कोवैक्सीन्स आई हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, सभी ने डोजेज़ लगवाए, राइट। तो वो क्या था, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किस चीज़ की वजह से, ताकि हमें कोरोना ना हो। A small dose of dead and weakened disease causing microbes used to stimulate immune response in the body is called vaccine. एक छोटी सी डोज दी जाती है ताकि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है, और जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है, उसके अगेंस्ट वो वर्क कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। व्हेन अ वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन इट एक्ट्स लाइक एंटीजन। किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर अगर कोई भी वैक्सीन हम लगाते हैं तो वो एक एंटीजन की तरह वर्क करता है।
दैट मीन्स उसकी जो उस पर्सन की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी उस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट। ठीक है, दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, प्रोटेक्ट हिम और हर अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ सेम माइक्रोब। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस पर्सन को किसी उस पर्टिकुलर बीमारी से बचा के रखेंगी जिसके लिए उसने वो वैक्सीन ली है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by vaccination। ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आप वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हो। या तो आप ओरली मेडिसिन ले सकते हो या फिर इंजेक्शन लगवा सकते हो। हमने अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे इंजेक्शन्स लिए, वैक्सीनेशन कराया है ताकि हम सारी बीमारियों से बच के रहें। ठीक है, अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज़ गिवन इन पर्टिकुलर एज, दिस इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। हर एक चीज़ का एक स्केड्यूल होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने छोटा बेबी है घर में तो आप देखोगे उसके वैक्सीनेशन के लिए मम्मी पापा उसको लेके जाता है ना, मतलब उसके हर 3 महीने पे उसको इंजेक्शन लगता है, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन चार्ट। और जब ये वैक्सीनेशन चार्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, एक तो आपको डिजीज़ से बचा के रखता है, दूसरे जब आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा होता है ना, मतलब आपके छोटे भाई बहन का जब एडमिशन हो रहा होगा तो वो वैक्सीनेशन कार्ड आपको स्कूल में सबमिट करना होता है, दिखाना होता है कि भाई आपके बच्चे के पूरे वैक्सीन्स लगे हुए हैं, कोई भी वैक्सीन छूटा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे वैक्सीन्स आप देख सकते हैं। तो ये वैक्सीन्स आपके लगवाने होते हैं बच्चे के। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग विटामिन कॉम्प्लेक्स टैबलेट। विटामिन की टैबलेट बनाने में भी क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो हमने पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल नाइट्रोजीनस कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट्स। आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन द रूट्स डिकम्पोज, जब रूट डिकम्पोज हो जाती हैं, नाइट्रेट प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स मिक्स विद द सॉइल। अब वो जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है रूट में वो मिक्स हो जाता है सॉइल में और उसको फिर से एनरिच करता है, नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है और उसकी जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ करता है ताकि जो नई क्रॉप उसमें लगाई जाए वो बहुत अच्छी हो। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA जिसको हम कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया और BGA भी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती हैं जो कि सॉइल के अंदर रहती हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती हैं और फिक्स करती हैं। दीज माइक्रोब्स कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, इसीलिए इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। किसको कहते हैं, बैक्टीरिया को और BGA को। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट मतलब जैसे हमारे पास क्लीनिंग द एनवायरनमेंट का एक आता है ना, तो मेरे दिमाग में तो आया वुल्चर, है ना। आपके दिमाग में कौन आया, आप बताइएगा कमेंट करके। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू हार्मफुल सिंपलर substances which are stored to the soil and increase its fertility. In the absence of these microorganisms, the piles of dead organisms would have covered the earth. Some bacteria decompose sewage and other waste of water. This is natural method to keep water clean. In this way they help to keep the environment clean. अब देखो, क्लीन एनवायरनमेंट करने के लिए क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक जो वेस्ट है प्लांट्स का या एनिमल्स का, उसको ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे बॉडी को, लेकिन क्योंकि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिकम्पोज करने में टाइम लगता है। मैंने वुल्चर का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि वुल्चर का यही काम होता है कि वो डेड बॉडीज़ को जल्दी से डिकम्पोज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डेड बॉडीज़ को खा जाती है, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन आसान हो जाता है और बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, ये एक नेचुरल मेथड है जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहता है। ठीक है, सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स, अब अदर यूजेस भी हम पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया आर यूजफुल इन लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज, लेदर और जूट इंडस्ट्रीज में भी बैक्टीरिया यूजफुल है। टैनिंग, कन्वर्ट एनिमल स्किन इनटू लेदर। टैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एनिमल स्किन को लेदर में कन्वर्ट करते हैं। वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। जूट इंडस्ट्री में सेपरेशन ऑफ फाइबर्स इज ऑल्सो डन बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जो फाइबर्स हैं, मतलब जो उसके धागे हैं, वो अलग अलग करने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। उसको कहा जाता है रेटिंग ऑफ फाइबर्स, मतलब फाइबर्स को अलग अलग करना क्या कहा जाता है, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। टैनिंग का मतलब होता है एनिमल स्किन को लेदर में कन्वर्ट करना। तो ये जो मीनिंग है ना, ये आपको पता होने ज़रूरी है। बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग बायोगैस, बैक्टीरिया की वजह से बायोगैस भी बनती है। दे एक्ट
on waste product like animal waste, garbage, agricultural waste and produce biogas which is used as a fuel. ये आपको पता होना चाहिए कि बायोगैस एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी एनिमल वेस्ट गार्बेज हैं उस पर फीड करते हैं, उनको ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। Some bacteria lives in digestive system of ruminants like cows and goats. These bacteria help the ruminant digest cellulose present in the grass and plants. ये ruminants काव के और गोट के पेट में जो खाना है उसको डाइजेस्ट, उसका जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रास और प्लांट्स जो है खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि गोट्स के और काउस के पेट में रहते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अभी तक हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। अब हमने इतने सारे यूजेस पढ़ लिए तो हार्मफुल भी होंगे कोई ना कोई। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। इन ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की तरह। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे, थ्रू एयर हमारी बॉडी में चले जाते हैं, या फिर थ्रू वाटर या थ्रू फूड हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर किसी हम डिजीज़ जिसको बीमारी है उस पर्सन के पास गए हैं और उसके कांटेक्ट में अगर हम आए हैं तो उससे भी हमें वो बीमारी लग सकती है। अब आपने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ी होंगी 3rd 4th 5th क्लास में। तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब वो डिजीज़ जो हमें आसानी से लग जाती हैं। जैसे अगर हम छींकते हैं, ठीक है, छींकने से क्या होता है, अगर हमने मुंह पे हाथ नहीं रखा तो वो जो हमारे मुंह से जो छींक निकली है वो एयर में फैल गई है, और जो हमारे आसपास होंगे ना बंदे, अगर हमें नज़ला हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा जुकाम है और आसपास जो बंदे होंगे वो एयर में फैल गया है, जिसकी वजह से जो आसपास बैठे हुए बंदे होंगे ना उनको भी वो नज़ला हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको छींक है ना तो मुंह पे हाथ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कम्युनिकेबल डिजीज़ का। नाउ microbial diseases that can spread from the infected person to other healthy person through air, water, food, physical contact or by animals are called communicable disease. तो यही मैंने आपको भी बताया। Example of some communicable disease are cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. अब ये जो आपके पास ये वाली जो टेबल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डिजीज़ किस से होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 110% आता है कि एड्स किससे होता है, वायरस से होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नॉर्मली नहीं पता होता, जैसे कि टेटनस, ठीक है, कॉलरा, ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, जो कि हम रेगुलर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बीमारी हो रही है। अब हम कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हमें स्प्रेड करती हैं, जैसे कि थ्रू एयर वी ब्रीथ। अब जो हम सांस ले रहे हैं इसके थ्रू भी हमें क्या हो जाएगा, बीमारी हो सकती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया, ये एयर के थ्रू होती हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी ने छींका और वो रिलीज़ वहीं पे जो हेल्दी पर्सन है वो आसपास है, तो उसको भी क्या हो जाएगा, कफिंग और स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप एयर में आपने मुंह पर हाथ नहीं रखा। नाउ थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, अब कुछ ऐसी होती हैं जो कि वाटर से होती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंडिस। कॉलरा कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू वाटर इफ और शी, अगर किसी पर्सन को बीमारी है, जैसे कि किसी को जॉइंडिस हो रहा है और मैंने उसका झूठा पानी पी लिया, तो 110% चांसेस है कि मुझे भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पानी पीने से होती है। इसीलिए हमें पानी जो है वो इस तरीके से किसी का नहीं पीना चाहिए, इवन झूठा तो किसी को पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से बीमारी होने का डर लगा रहता है। अब हम कोई खाना खा रहे हैं, खाने के थ्रू कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ फंगाई। इस तरीके की ये जो हैं ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे खाने में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जब आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल लें तो उसको बहुत अच्छे से वॉश करें और उसके बाद आप उसको यूज़ करें। कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स और एनिमल से भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि these animals are insects are called vectors. Vectors carry the disease causing microbes from an infected person to a healthy person. जैसे कि आपने देखा होगा फ्लाइज हैं, है ना,
तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी में रहती हैं ना, फ्लाइज जो है, हाउस फ्लाई आपने देखा होगा, और कभी कभी हमारे खाने पे भी आके बैठ जाती है। दैट मीन्स वो वहाँ से वो गंदगी लेकर आई, उनके पैर पे स्टिक हो गई, और वो यहाँ जब आके खाने पे बैठी तो वहाँ पे उसने वो गंदगी छोड़ दी। तो इस तरीके से भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। देखो वही एग्जाम्पल उन्होंने फर्स्ट हाउस फ्लाई का, मैंने पढ़ा भी नहीं था, और हाउस फ्लाई का उन्होंने वही एग्जाम्पल दिया है। तो इससे क्या होता है, कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री और ट्यूबरक्लोसिस होता है। नाउ मॉस्किटो, एनोफिलीज मॉस्किटो, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होता है कि ये एक फीमेल मॉस्किटो होती है जो हमारा खून पीती है, ठीक है। वाइल डूइंग सो इट ऑल्सो ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम इनटू द ह्यूमन ब्लड, जिसकी वजह से प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि मलेरिया हो गया है इसको, मॉस्किटो के काटने से होता है। कौन से मॉस्किटो से? प्लाज्मोडियम से। अब डेंगू किसके होता है? एडीज मॉस्किटो होता है, उसकी वजह से हमें डेंगू होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो सारे पानी में ही पैदा होते हैं, वहीं पे ब्रीड होते हैं। तो कहीं पे भी हमें अपने पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है। यूजुअली कहा जाता है बरसात के मौसम में भी चेक करने के लिए आते हैं एमसीडी से लोग कि भाई आपके कूलर में पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। साफ़ सुथरे पानी में ज़्यादातर आपको जो डेंगू के मॉस्किटोज़ हैं वो मिलेंगे, क्योंकि वो वहीं पर पानी में ही ब्रीड करते हैं। कुछ माइक्रोबियल डिजीज़ से हम प्रिवेंशन ले सकते हैं। हमें हमेशा प्रॉपरली वॉश करना चाहिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जब हम मार्केट से लेकर आएँ। एक तो बॉयल हुआ हुआ पानी पीना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को एक बिल्कुल अलग जगह रखनी चाहिए, उससे रेगुलर कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने हैं, बिल्कुल अलग रखने हैं, ठीक है। अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, सैनिटरी हैबिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वैक्सीनेशन प्रॉपरली लेना है, टाइम से लेना है, गुड सैनिटेशन। और बाहर का खाना नहीं खाना है, सड़ा हुआ खाना नहीं खाना है, दैट मीन्स रखा हुआ खाना नहीं खाना है कि बहुत पुराना फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लिया आपने। अगर आप कोशिश ये करिए कि मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचा के रखिए, और मॉस्किटो रिपेलेंट जितनी भी क्रीम्स हैं या फिर इतने सारे ऑल आउट्स वगैरह वो सब लगा के रखिए। अपने आसपास पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए, और जो डोर्स और विंडोज़ हैं उनको आप कवर करके रखिए ताकि आपके घर में कोई भी मॉस्किटो वगैरह एंटर ना कर सके। नाउ हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। डिजीज़ विच हैज़ बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज ट्यूबरक्लोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स आर हेल्पफुल टू डिकम्पोज वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर? सो बैक्टीरिया एंड फंजाई। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस? सो अच्छा, इसमें ये डीटी दिया जाता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय, मलेरिया किससे होता है? हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि मलेरिया होता है, मैंने आपको इसीलिए बताया था प्रोटोजोआ से होता है, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस इज़ कॉज, वायरस इसकी वजह से क्या होता है, आपको डेंगू फीवर होता है। डेंगू फीवर किससे हो रहा है आपको? डेंगू फीवर किससे हो रहा है? एडीज मॉस्किटो से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में मैं ये पूरा चैप्टर कवर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर येस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।